अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉबिट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ बेली को। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने बेलर के राइट्स को डिस्कस किया और हम आज बेली के राइट्स डिस्कस करेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट में 8 हैं तकरीबन। अच्छा, हम राइट्स पढ़ने से पहले ये बात ध्यान में रखें कि जो हम बेली के यहाँ राइट्स पढ़ रहे हैं वो सेम ड्यूटीज़ हैं एक बेलर की। ठीक है जी। इसीलिए यहाँ पर जैसे सबसे पहला जो बेली का राइट है वो है कि राइट टू नो मटेरियल फॉल्ट्स इन गुड्स। और ये जब हमने बेलर की ड्यूटीज़ पढ़ी थी उसमें भी पढ़ा था कि बेलर की ये ड्यूटी है कि जो भी गुड्स वो बेल कर रहा है उनके जो भी मटेरियल फॉल्ट्स हैं, कोई भी डिफ़ॉल्ट है तो वो बेली को बताए। अब यहाँ पर हम राइट्स ऑफ बेली में क्या पढ़ रहे हैं कि बेली का ये राइट है कि वो जाने मटेरियल फॉल्ट्स के बारे में। उसका ये राइट है कि बेलर उसे ये बताए कि जो भी उसे गुड्स बेल किए जा रहे हैं उनमें क्या क्या मसाइल हैं। ठीक है जी। तो ये हमने इसीलिए सेक्शन 150 पहले वाली जो वीडियो है ड्यूटीज़ ऑफ बेलर वाली में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसमें देख सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि द बेली हैज़ राइट टू नो मटेरियल फॉल्ट्स इन गुड्स, और इसे डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, आप देख लें। सेकेंडली, राइट टू क्लेम प्रोपोर्शनेट शेयर इन मिक्स गुड्स, सेक्शन 155। ये भी हमने डिटेल में ड्यूटीज़ में पढ़ा था कि बेलर और बेली की अगर कंसर्न के साथ कोई गुड्स अगर मैच कर रहा है बेली अपने गुड्स के साथ, और ऐसे गुड्स हैं जो हम सेपरेट भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा। जैसे हमने इसकी मिसाल पढ़ी थी एक कि अगर बेलर जो है वो अपना फ्लोर दे रहा है बेली को एज अ गुड्स बेलमेंट के लिए ही, कि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, कि उसे 1 दिन के लिए चाहिए या 2 दिन के लिए, और बेली क्या करता है जो उसने गुड्स बेल्ड किए हैं, मतलब जो फ्लोर है वो अपने फ्लोर के साथ मिला देता है, अपने जो उसके घर में उसके पास आटा होता है। और ये ऐसी चीज़ है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, और उसमें दोनों को कंसर्न अगर शामिल है, बेलर का कंसर्न शामिल था कि आप भले मेरे फ्लोर को अपने फ्लोर के साथ मिला देना, तो फिर क्या होगा। फिर सेक्शन 155 कहता है कि अगर कंसर्न शामिल था बेलर का और बेली ने मिक्स कर दिया उन गुड्स को, तो फिर जो शेयर होगा, दोनों शेयर करेंगे, वो उनके जो भी उनका रिस्पेक्टिव शेयर है, इंटरेस्ट था, उसके हिसाब से करेंगे। अगर उसने 50% दिया था, फ्लोर उसका 50% था, तो उसके हिसाब से वो आधा आधा कर लेंगे, या उसका थोड़ा था उसका ज़्यादा था, तो उस हिसाब से वो रिस्पेक्टिव शेयर के हिसाब से जो भी प्रोपोर्शनेट आ रहा होगा वो एक दूसरे को दे देंगे। तो ये सेक्शन 155 कहता है। तो यहाँ पर राइट भी है बेली का कि वो क्लेम कर सकता है। इसी तरह हमने ये बेलर के राइट में पढ़ा कि वो क्लेम कर सकता है कि मुझे मेरा ये जो शेयर है वो दिया जाए इन मिक्स गुड्स में। ठीक है। इसके बाद थर्डली, राइट टू रिसीव अनऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ बेलमेंट, सेक्शन 158 में इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 158 जैसे कि कहता है कि अगर कोई ऐसा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रिम्यूनरेशन नहीं है, मतलब कि ग्रेटिट्यूअस एक बेलमेंट हो रही है, तो फिर भी यहाँ पर बेली का कैसे राइट आ रहा है कि वेयर बाय द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट द गुड्स आर टू बी कैप्ड or to be carried or to have work done upon them by the bailey for the bailor and the bailey is to receive no remuneration, the bailor shall repay him। जैसे मिसाल के तौर पे बेलर ने अपनी एक गाड़ी दी है बेली को, या उसे कहा है कि मेरी गाड़ी ना यहाँ से वहाँ ले जाओ एक जगह के लिए, ठीक है, और जाते हुए ना ये काम करवा देना, जबकि बेली को उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा। बेली ने उससे कुछ मांगा नहीं है उसके बदले, वो बस उसको बगैर किसी रिम्यूनरेशन के ये काम करके दे रहा है। फ्रेंड भी हो सकता है उसका, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो फिर यहाँ पर वो जो काम करवाता है रास्ते में उस गाड़ी पर जो भी वो काम करवाता है, या पेट्रोल डलवा रहा है, गाड़ी के कोई काम करवाना है वो करवा रहा है, तो यहाँ पर बेली का, जब वो बेली उसे चीज़ पहुंचा देगा, वो गाड़ी उसे सही वही कराई और बेलर को वापस दे दी, तो यहाँ पर बेली का राइट है कि वो रिसीव करे अनऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो भी आए उसको, जो भी उसने काम करवाया उस चीज़ पर। ठीक है जी। इसी तरह हमने ये ड्यूटी में पढ़ा था कि बेलर की ये ड्यूटी थी कि अगर वो कोई भी काम करवाता है और ऐसा अग्रीमेंट वैसे भी हुआ है, ये ऐसी बेलमेंट है जो ग्रेटिट्यूअस हो रही है और वो इस तरह से अनऑर्डिनरी एक्सपेंसेस करा रहा है जो उसने खुद से कहा है उसे कि आप ये काम करवा देना। ये नहीं हुआ कि बेली गाड़ी लेके जा रहा था, उससे गलती से गाड़ी टक्कर लग गई तो वो चेंज करवा रहा है, शीशा टूट गया उससे गलती से, तो फिर तो नहीं भरेगा वो। लेकिन उसने खुद ही कहा, मिसाल के तौर पे उसने बेलर ने बेली को अपनी गाड़ी दी और कहा कि इस जगह पे पहुंचा दो और यार इसका शीशा वगैरह टूटा हुआ है, आप सही करवा देना। ठीक है, उसे ही कह दिया, और जबकि इसके बदले वो बेली उसे मतलब कुछ दे नहीं रहा,
या कुछ ले नहीं रहा था उससे, मतलब कि ये बिल्कुल ग्रेटिट्यूअस एग्रीमेंट था। तो फिर यहाँ पर बेली का राइट है कि वो रिसीव करे अनऑर्डिनरी जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं। ये सेक्शन 158 में बताए गए हैं। इसके बाद राइट टू रिकवर कंपनसेशन, सेक्शन 164 कहता है कि अगर बेलर जो है वो बेली जब उसे गुड्स रिटर्न कर रहा होता है और बेलर उससे वो गुड्स नहीं लेता, ठीक है, या उसने जो भी उसको डायरेक्शंस दी थी उसके हिसाब से बेलर काम नहीं कर रहा होता, बेलर ने पहले बेली को खुद ही कहा कि ये आप मुझे गुड्स दे दें, इस टाइम पे पहुंचा देना इस जगह पर, या इसे ये कर देना, लेकिन वो अगर इस तरह कुछ नहीं कर रहा तो फिर सेक्शन 164 कहता है कि बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस विच द बेली में सस्टेन द रीज़न दैट द बेलर वॉज नॉट इंटाइटल टू मेक द बेलमेंट और टू रिसीव बैक द गुड्स और टू गिव डायरेक्शंस। तो यहाँ पर बेली का राइट है कि अगर इस वजह से कि बेलर उससे गुड्स जो वो रिटर्न कर रहा है वो नहीं ले रहा, या फिर वो ये बाद में कह रहा है ये गुड्स मेरे थे ही नहीं और ये मसाइल आ रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन आ गया और वो उससे गुड्स मांग रहा है, जिसकी वजह से ना बेली को तो पता ही नहीं था कि वो बेलर के गुड्स हैं ही नहीं, असल टाइटल बेलर का अपना नहीं था, वो उसकी अपनी चीज़ नहीं थी, लेकिन थर्ड पर्सन ने आके डायरेक्ट बेली से मांगी कि ये आपने जो चीज़ ली हुई ये तो मेरी है। इस वजह से बेली को जो भी नुकसान आए तो वो बेलर भरेगा। जैसे मिसाल के तौर पे बेलर ने एक ना गाड़ी जो है वो चुराई हुई थी और वो बेली को बेल कर दी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और होता क्या है कि वो बेली मज़े से कहीं गाड़ी चला रहा तो जो असल ओनर होता है ना वो आके बेली को पकड़ लेता है और कहता है ये मेरी गाड़ी दो, और वो उससे गाड़ी ले लेता है। इसकी वजह से जो बेली को यहाँ पे नुकसान पेश आ रहा है, किस तरह का नुकसान कि उसने तो एक कोई ट्रिप रखी होती है या फिर उसने तो पैसे भी भर दिए होते हैं बेलर को, इस तरह कुछ कर दिया होता है, तो फिर यहाँ पर बताया गया कि बेलर फिर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा बेली को कि वो उसे कंपनसेशन दे, ठीक है, या फिर थर्ड पर्सन ने आगे किसी ने उस पर सूट फाइल कर दिया बेली को तो उसके जो से प्रोसीडिंग्स करवाने के जो खर्चे हुए वो सब बेलर भरेगा। इसके बाद फिफ्थली है राइट टू रिटर्न गुड्स इन बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ऑनर्स। जैसे कि सेक्शन 165 कहता है कि अगर कोई ऐसा गुड्स हैं जिसके एक से ज़्यादा मालिक है, मतलब बेलर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। गाड़ी की वापस मिसाल ले लेते हैं, एक गाड़ी के मालिक 2-3 हैं और उन्होंने तीनों ने मिलकर दी है किसे, एक बेली को वो गुड्स बेल कर दी हैं, ठीक है। अब टाइम पीरियड पूरा हो गया, बेली को बेलर को वो गाड़ी वापस देनी है, तो सेक्शन 165 कहता है कि जो बेली है उसके पास ये राइट है कि वो गुड्स रिटर्न कर सकता है, तमाम जॉइंट ओनर्स को तो नहीं जाके बताएगा। सेक्शन 165 कहता है वो उन सब में से किसी एक को भी रिटर्न कर सकता है, और सेक्शन 165 बाद में ये भी कहता है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सबसे, वो अगर 4 बंदे उस गाड़ी के मालिक हैं, मतलब कि वो 4 अगर बेलर हैं तो चारों का कंसेंट ले, ज़रूरी नहीं है वो अगर सिर्फ किसी एक जॉइंट ओनर को भी दे देगा तो वो यही कहलाएगी कि उसने डिलीवरी जो है वो कर दी है गाड़ी की या जो भी उसने गुड्स बेल किए थे। और साथ ही ये अक्सर ये बात तो लिखी होती है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। इसका मतलब ये होता है कि अगर उन्होंने इस तरह की कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस शुरू में ये लगाई नहीं हो तो ऐसा होगा, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जनरल सब चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। अक्सर ये लिखा आता है कि हम देखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी लिखा होता है। इसका मतलब ये कि अगर बाकायदा तौर पर जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तभी उन जॉइंट ओनर्स ने ना बेली को ये बाकायदा तौर पे सख्ती से कहा हो कि आप जब भी गुड्स में इनमें कुछ भी आपने चेंजिंग करनी हो या आपने में वापस भी देना है ना तो हम सबको बता कर देना है, किसी एक को नहीं देना। इस तरह की अगर कोई बात की है तो वो अलहदा बात है, इसलिए यहाँ लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। वरना कॉन्ट्रैक्ट का ये जनरल रूल है एज़ पर सेक्शन 165 के कोई भी बेली किसी एक ऑनर को भी दे सकता है उन सब में से, और ज़रूरी नहीं है कि वो सबका कंसेंट ले। तो इसलिए सेक्शन 165 कहता है बेली का ये राइट है कि वो गुड्स रिटर्न कर दे चाहे किसी एक ऑनर को भी, ठीक है जी। इसके बाद राइट टू इंडेमनिटी। राइट टू इंडेमनिटी बताया गया है सेक्शन 159 में। सेक्शन 159 को भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था ड्यूटीज़ ऑफ बेलर में भी, कि सेक्शन 159 बात करता है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के बारे में, कि अगर कोई ऐसी बेलमेंट है जो ग्रेटिट्यूअस है, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जैसे बेलर है उसने बेली को कोई लोन दिया,
ठीक है, और वो उसने अपनी मर्जी से लिया, उसमें कोई रेम्यूनरेशन कंपनसेशन नहीं होगी। बेलर ने बेली को वो लोन दिया। तो इसमें बताया गया है सेक्शन 159 में कि जब भी कोई ऐसा अग्रीमेंट हो या ऐसी बेलमेंट हो जो ग्रेटिट्यूअस हो, तो फिर जो बेलर है वो चाहे तो किसी भी टाइम पे वो चीज़ उससे वापस ले सकता है। ये बेलर का राइट तो है कि अगर मिसाल के तौर पे बेलर ने बेली को दिए 10,000 रुपीज़, ठीक है, उस और ये ग्रेटिट्यूअस है, उसके बदले में बेली उसे कुछ नहीं करके दे रहा। बेलर ने बेली को 10,000 रुपीज़ दिए और बेली ने क्या किया, बेली ने अपने बिज़नेस में चलाने के लिए 10,000 रुपीज़ बिज़नेस में डाल दी, इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन अब बेलर क्या करता है, बेलर के पास ये राइट है ना, वो किसी भी टाइम पे ले ले। तो वो ये क्या करता है कि जब उसको पता है कि उसने इन्वेस्टमेंट कर दी या नहीं भी पता, तो बेली से क्या कहता है कि आपने मुझे ये मेरे पैसे अब वापस दें, क्योंकि उसके पास राइट है, वो किसी भी टाइम पे ले सकता है अगर उसने ग्रेटिट्यूअस एग्रीमेंट किया था। लेकिन यही सेक्शन आगे सेक्शन 159 कहता है कि अगर उसके इस तरह से किसी भी टाइम पे मांगने से बेली से अगर वो किसी भी टाइम पे गुड्स मांग रहा है और उसके गुड्स वापस मांगने की वजह से बेली को नुकसान आ जाए, किस तरह का नुकसान, कि उसने अगर जो पैसे कहीं पे लगाए थे या कोई भी चीज़ आगे कहीं पे लगाई थी, उस जो वो रकम थी उससे भी ज़्यादा उसे क्या कहते हैं नुकसान पेश आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पर उसने जब इन्वेस्टमेंट की ना जिस जगह में, उससे वापस लेने गए तो हुआ ये कि जब उससे वापस उस बंदे से वो पैसे लेने गया बेली के, मैंने जिससे लिए थे वो मांग रहा है मुझे वापस दे दो, उसकी वजह से उसे और कोई नुकसान भी आ गया बड़ा। ठीक है, अगर और कोई बड़ा नुकसान भी पेश आ गया तो यहाँ पर सेक्शन 159 कहता है कि बेली के पास राइट है कि वो क्लेम कर सकता है इंडेमनिटी, कि अब मुझे इंडेमनीफाई करो। इसको हम इसमें से ही पढ़ लेते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था, द लेंडर ऑफ द थिंग फॉर यूज मे एट एनी टाइम रिक्वायर्स इट रिटर्न। ये कह रहे हैं कि अगर किसी बंदे ने कोई भी चीज़ लैंड की है, यहाँ पे बेलर की बात हो रही है, या फिर कोई भी अगर लोन भी दे रहा है या कोई भी चीज़ दे रहा है, तो वो चाहे तो किसी भी टाइम उससे मांग सकता है। ये सेक्शन 159 पढ़ रही हूँ मैं। इफ़ द लोन वॉज ग्रेटिट्यूअस, वही बात कि ग्रेटिट्यूअस था, उसमें कोई रेम्यूनरेशन नहीं थी, उसके पास ये राइट है कि वो किसी भी टाइम उससे मांग सकता है। इवन तो ही लैंड इट फॉर स्पेसिफिक टाइम और पर्पस, कह रहा है भले उसने किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए या किसी मकसद के लिए लिए हो, लेकिन वो उससे मांग तो सकता है किसी भी टाइम। ठीक है, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, बट इफ़ ऑन द फेस ऑफ सच लोन मेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सन द बोरियर हैज़ acted in such a manner that the return of the thing lent before the time agreed upon would cause him loss exceeding the benefit actually derived by him from the loan. The lender must, if he compels a return, indemnify the borrower for the amount in which the loss so occasion. यही वाली बात जो मैंने आपको बताई कि बेलर के पास राइट तो है कि वो बेली से गुड्स मांग सकता है किसी भी टाइम, चाहे वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए थे या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए थे, वो मांग सकता है उससे और ग्रेटिट्यूअस एग्रीमेंट हो रहा हो। लेकिन उसके मांगने की वजह से, उसके कंपेल करने की वजह से जो उसने वो चीज़ आगे कहीं पे भी इन्वेस्ट की थी या कहीं पर भी लगाई थी, उसको फ़ायदे से बजाय बल्कि और ज़्यादा नुकसान आ जाता है उसके कंपेल करने की वजह से, तो यहाँ पर बेलर पर लाजिम है कि वो उसे इंडेमनीफाई करे। तो इसलिए सेक्शन 159 बता रहा है कि यहाँ पर बेली का राइट है टू क्लेम इंडेमनिटी। इसके बाद सेक्शन 170 सबसे मेन ये राइट है एक बेली का कि राइट टू रिटेन, राइट टू क्लेम लीन। लीन का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ अपने पास आप उसका रिटेन कर लो, उसको अपने पास कब्जे में रख लो, उसको राइट टू लीन कहते हैं। ये बेली का एक मेन राइट है और इसको हम अच्छे से डिटेल में ही पढ़ेंगे कि लीन होता क्या है और इसकी दो काइंड्स भी हैं, एक जनरल और पर्टिकुलर लीन होती है। तो उसको हम डिटेल में अलहदा से वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इधर ऐसे बता देती हूँ कि जैसे कि यहाँ पर सेक्शन 170 में इसका जिक्र किया गया है राइट टू लीन का, या बेलीज जो है वो उसकी पर्टिकुलर लीन है। ये उसका ये राइट होता है कि अगर बेलर ने बेली को कोई गुड्स दिए हैं, ठीक है, और उस गुड्स के बदले में बेली उसे एक काम करके दे रहा है। जैसे इसकी बल्कि एक बहुत मेन मिसाल मैं आपको यही बताती हूँ जो मैंने अक्सर बहुत दफ़ा पढ़ी है कि एक आप टेलर को अपने कपड़े देते हैं, आप यहाँ पर बेलर हैं, आपने टेलर को कपड़े दिए और कहा कि ये या 2 दिन में या मतलब जो भी आपने दिन बताए थे उन पर्टिकुलर दिनों में आप इसे सी कर मुझे दे दें। ठीक है, और आपने पैसों की बात कर ली, आप बेलर हैं, आपने उसे पैसे देने हैं और उसने आपको सी कर देनी है। तो जब वो आपकी जो भी आपके कपड़े हैं वो सी लेता है बेली,
तो बेली के पास ये राइट है, राइट टू लीन, कि वो कपड़ों को अपने पास रखे तब तक कि आप उसे पैसे ना दे दें। तो इसको कहते हैं राइट टू लीन। ठीक है जी, कि आपने कोई बात की थी, आपने उसे कोई गुड्स दी है, आप बेलर हैं, आपने बेली को कोई गुड्स दी है और आप पर ये लाजिम था कि जब आप गुड्स उसे लेने आप जाएंगे तो आपने उसे कुछ देना है, लेकिन आप उसे वो नहीं देंगे जब तक, तो तब तक उसके पास ये राइट है कि वो उसे अपने कब्ज़े में रख सकता है। ठीक है जी, जैसे इसकी हम अक्सर उस तरह के गुड्स उसमें पढ़ते हैं जब कोई लोन लेता है। हम अक्सर बैंक्स में इस तरह होता है ना कि आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं और आप उसे कोई सोना, आपने सोने की चीज़ दे दी है या डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए हैं अपनी जगह के, प्लेज वगैरह जब हम करते हैं उसको अक्सर प्लेज कहा जाता है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि जब तक आप उसे लोन वापस नहीं देते बैंक को, तो वो अपने कब्ज़े में रखता है उस चीज़ को। तो ये भी क्या है, ये है बैंक का राइट टू लीन। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेली का इसी तरह बताया गया कि वेयर द बेली हैज़ इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ द बेलमेंट रेंडर एंड दी सर्विस इन्वॉल्विंग इन द एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल। अब यहाँ पर देखा लेबर और स्किल की बात आ रही है ना, कैसे कि उसने यहाँ पे स्किल अपने शो कराया और आपने कोई कपड़ा दिया था उसे, उसने शर्ट उसकी बिल्कुल रेडी कर दी और उसमें यहाँ पर इसने क्या एक्सरसाइज किया, अपना एक लेबर और स्किल एक्सरसाइज किया। तो फिर he has in the absence of a contract to the contrary a right to retain such goods until he receives due remuneration। अब ये कह रहा जब तक कि वो रिम्यूनरेशन रिसीव नहीं कर लेता, मतलब आप जो हैं, आपने दर्जी को एक कपड़े दिए हैं, उसने वो सी दिए हैं, जब तक कि आप उसे पैसे नहीं दे देते उस स्किल्स के जो उसने उस कपड़े पे यूज़ किया आपके गुड्स पर, तब तक वो आपको वापस नहीं देगा। ये उसका राइट है कि वो उसे रिटेन कर सकता है। तो ये बताता है सेक्शन 171 इसकी डिटेल में काइंड्स को डिस्कस करा है, वो हम डिटेल में इंशाल्लाह एक अलग वीडियो पर पढ़ेंगे। इसके बाद लास्टली ये हमने ड्यूटी में ही पढ़ा था कि सेक्शन 180 और 181 में बताया गया है कि सूट फाइल कर सकते हैं बेलर एंड बेली बोथ। किस तरह कि अगर एक थर्ड पर्सन, यहाँ पर इफ़ एनी थर्ड पर्सन डज सम इंजरी, अगर कोई थर्ड पर्सन, बेलर का हमने भी ये राइट पढ़ी थी और बेली का भी, बेली की भी ये राइट पढ़ रहे हैं कि बेली के पास ये राइट है कि अगर कोई थर्ड पर्सन उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी दे रहा है या फिर डिप्राइव कर रहा है, उसको वो यूज़ नहीं करने दे रहा किसी भी तरह से, तो फिर बेली उसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल कर सकता है उस रॉन्ग डूअर के, एज़ ही इज़ द ऑनर ऑफ दैट गुड्स। मतलब चाहे वो बेलर ही के तौर पर, मतलब बेली ने कुछ गुड्स लिए हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बेली ने बेलर से हॉर्स लिया हुआ है एक, उसे अपने यूज़ करने के लिए, लेकिन होता क्या है, बेली ने अपने घर पे रखा हुआ होता है वो यूज़ करने के लिए किसी भी तरह से, जिसके लिए भी उसने बेलर से लिया होता है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन के घर पे घुसकर उसको ज़ख्मी कर लेता है उस हॉर्स को। तो फिर यहाँ पर बेली का राइट है कि वो उस पर सूट फाइल कर सकता है। किस पर? उस थर्ड पर्सन के ख़िलाफ़। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि बेली तो ऑनर नहीं है, ऑनर तो रियल कौन है, बेलर है, लेकिन फिर भी पोजीशन तो उसके पास थी ना, इसलिए ये सेक्शन 180 बताता है। आगे इसकी कमेंट्री में भी ये है कि एज अ ऑनर, अगर एक ऑनर जिस तरह से काम करता, अगर उसके गुड्स को एक इंजरी आ रही होती, उसी तरह से बेली भी यहाँ पर काम करेगा। इसी तरह हमने पढ़ा था राइट्स में बेलर के भी, कि वो भी अगर बेलर ही है, वो फिर भी अगर उसके गुड्स को कोई कुछ कर रहा है और थर्ड पर्सन, तो वो उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। इसके बाद सेक्शन 181 बस उसका बताता है कि सूट फाइल करने के बाद जो कंपनसेशन मिलती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बेलर और बेली अपने रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट के हिसाब से, जो भी उनका इंटरेस्ट हो उस कॉन्ट्रैक्ट में, 50%, 40%, 30%, जिस भी हिसाब से वो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये 181 बताता है। तो ये थे तमाम बेली के राइट्स। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।